हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की और आपके यूपीएचईएससी जो एडवर्टीजमेंट 51 होगा, इसके लिए हम यहाँ जीएस की तैयारी भी करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएचईएससी की परीक्षा दे रहे हैं या आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर का आपके यहाँ सभी के यहाँ जो है अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट में अभी क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय अंतरिम बजट जो आपका सेंट्रल इंटरिम बजट आया है 2024-25 के लिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे एनवायरनमेंट से संबंधित हो या आईसीटी से संबंधित हो, और रिसर्च में भी आपको कई बार क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपके परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, करंट का पार्ट आपके यहाँ जीएस में आता ही आता है ना। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके खेल से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हम आज की इस वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये बजट अभी आपका 1 फरवरी को ही आया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही दी जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यूनियन बजट है, अंतरिम बजट है 2024-25 के लिए, और इसका जो मूल मंत्र क्या है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मंत्र के और सबका प्रयास के पूरे दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री जी कौन है, हमारी जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने 1 फरवरी को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। अब इसको अंतरिम बजट क्यों कहा गया, अंतरिम केंद्रीय बजट को क्यों कहा गया? ये बजट अंतरिम बजट है और पूर्ण बजट आएगा लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में। ठीक है, लेकिन अंतरिम बजट होते हुए भी इसमें काफ़ी इनोवेशन किए गए हैं और पूरी तरह से समावेशी, समावेशी से मतलब सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी के लिए है और सभी वर्गों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। ठीक है, तो अंतरिम से मतलब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि अंतरिम क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए जब भी लोकसभा चुनाव जिस समय भी होने वाले होते हैं तो उसके पहले ये अंतरिम बजट पेश किया जाता है, जो कि अगले समय तक के लिए, मतलब जब अब ये जो नया आएगा ये जुलाई में आएगा, मतलब जब चुनाव आपके हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर से इसको नया बनाया जाएगा। तो तब तक के कार्यकाल के लिए, जब तक कि चुनाव का समय अभी जो बाकी है, तो इसके लिए हम यह अंतरिम बजट वो यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें करने का प्रयास किया जाता है, तो इसलिए इसको अंतरिम केंद्रीय बजट कहा गया है। पूर्ण बजट आपका जुलाई में आएगा जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको अंतरिम केंद्रीय बजट कहा गया। 2024-25 में निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अब इसका देखिए, इसका जो बजट है वो कितने रुपए इसका है, 47.66 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये कुछ जो आंकड़े हैं इनको पता होना चाहिए। अब ये जो 2024-25 में जो अंतरिम बजट आया था, इसको इन्होंने 6वीं बार पेश किया है। ठीक है, इनका ये इससे पहले इन्होंने 5 बार अपना बजट पेश किया है। और इसमें देखिए यहाँ पर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा पेश किया है। वित्त मंत्री जी ने, इनका जो बजट भाषण का समय था 58 मिनट चला और इसमें इन्होंने 2 बार याद दिलाया कि उनकी सरकार वर्ष 2047 तक, ठीक है, टाइम्स देख लीजिए, 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप यहाँ पर बना रही है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख के ये एजेंडा पेश किया गया है 2047 तक। ठीक है, अभी क्या है, ये विकसित राष्ट्र बनाने का ये एजेंडा है 2047 तक। ठीक है, तो इन्होंने, अब देखिए यहाँ पर अगर हम अपने इसकी बात करें तो भारत की मौजूदा समय में दुनिया की ये जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, $2601, है ना। तो इस तरह से ये कुछ आंकड़े हैं और ये सारे आंकड़े मैंने आपके न्यूज़पेपर और आपकी PIB जो साइट है यहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो सारे ही आंकड़े आपके ऑथेंटिक हैं, आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिए। अब देखिए 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर है। ऐसे आंकड़े आपसे यूपीएचईएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक्स का पार्ट आपका पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था, है ना। तो इस तरह से आपका आर्थिकी से सवाल यहाँ पूछे जाते हैं और करंट की चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती हैं। ठीक है,
बाकी मैं आपका करंट यहाँ पर कवर करवाती हूँ, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जीएस का पार्ट हमने काफ़ी कुछ करवाया भी है और बाकी भी हम करवा देंगे, ठीक है। तो अब तो ये हो गया, इन्होंने 6वीं बार बजट पेश किया है और सबसे पहली बार जो बजट इन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार 2019 में बजट पेश किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया 6वीं बार, है ना। इसके पहले 5 बजट वो दे चुकी हैं। अब इसकी जो कुछ खास बातें थी वो देख लीजिए। बिल्कुल मैंने की पॉइंट्स के थ्रू लिखा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, आप चीज़ों को एकदम ऑथेंटिक तरह से चीज़ों को समझ लें। बाकी इसका अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप कमेंट में करिएगा, मैं इसकी PDF भी दे दूंगी आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री जी 4 प्रमुख जातियों, मतलब गरीब, सबसे पहला जो वर्ग लिया है उन्होंने गरीब, फिर महिलाएं, महिला, युवा, ठीक है, यूथ की बात हो रही है, और अन्नदाता किसान, इनके उत्थान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनका ये कहना है कि इन सभी चारों वर्गों को ध्यान में रख के ही राष्ट्रीय उन्नति की जा सकती है। तो ये प्रमुख जातियां, जिसमें कि गरीब वर्ग के लोग हो गए, महिलाएं हो गई, युवा हो गया, यूथ के लिए भी काफ़ी बात की गई है, और किसानों के उत्थान पे, ठीक है। और आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, 7 लाख तक आय जो है कर से मुक्त है, जो पहले भी थी। उसके बाद देखिए 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए आवंटित है, ठीक है। ये हो गया। आपसे ये इतना तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए। 7500 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत PMJY के लिए ये आवंटित है, ठीक है। उसके बाद देखिए आयुष्मान भारत योजना में अब जो नई चीज़ें जुड़ी हैं वो क्या हैं, अब सभी आंगनवाड़ी, है ना, आशा कार्यकर्ता, ये सारे शामिल किए गए हैं। मतलब आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल जो इसमें मतलब इनके द्वारा किया जाता है, जैसे कि आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, इन तक भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को इसमें इस योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको बढ़ाया गया, इनको भी कवर किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इनको भी इसका लाभ मिलेगा। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपकी इस अंतरिम बजट में आई हैं। अब यहाँ पर रिसर्च के लिए भी कुछ फंड का ऐलान किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हायर एजुकेशन से सवाल आपके बनते हैं UGC नेट में, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ पे सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों लोग देख लीजिएगा वीडियो, और PDF आपको मिल जाएगी। अनुसंधान के लिए तो देखिए यहाँ पर ये चुनावी मुद्दा बन गया है। यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री जी ने कहा कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर प्रणाली लगाने में काफ़ी रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो सोलर सिस्टम की बात की जा रही है, इससे बिजली की भी बचत होगी, है ना। तो और जो देखिए यहाँ पर नए प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इनमें सस्ती या शून्य ब्याज दर पर कर्ज देने के लिए 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाने का ऐलान है, ठीक है। तो फंडिंग की भी व्यवस्था की गई है, जो कितना है 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। और यहाँ पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार की चुनौतियों को भी यहाँ पर इसको शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से जो ये हमने यहाँ पर सोलर सिस्टम की बात की है, इससे क्या होगा, रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। तो इससे कुछ बचत भी होगी। तो सालाना बचत कितनी हो सकती है, 15,000 से 18,000 रुपए तक की बचत, ठीक है। तो ये हो गया छत पर सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली की व्यवस्था इससे की जाएगी। और रिसर्च के लिए बात हुई या टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये यूथ के लिए है कि 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाने का ऐलान किया है, जिससे कि रिसर्च आप करना चाहें या कुछ नए जो है एम्प्लॉयमेंट के भी अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ फंडिंग के लिए व्यवस्था की गई है रिसर्च के लिए, ठीक है। सस्ती या शून्य ब्याज दर पर, है ना, तो यहाँ पर कर्ज मिल सकता है, 1 लाख करोड़ तक का फंड बनाने का ऐलान किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो आपके हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद देखिए नारी शक्ति के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें कहा गया है। तो देखिए महिला जो उद्यमी हैं, मतलब जो जिनके रोजगार हैं, तो यहाँ पे 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ऋण की व्यवस्था है 30 करोड़ का। और हायर एजुकेशन में जो महिला नामांकन, जो फीमेल का एनरोलमेंट होगा, वो 28% बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रहने चाहिए और बिल्कुल ऑथेंटिक हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके जो है न्यूज़पेपर और आपके जो है PIB सोर्सेज से लिया है। STEM STEM है ना। तो यहाँ पर STEM पाठ्यक्रमों में जैसे कि 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी एनरोलमेंट हुए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, STEM है ना, STEM, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके UGC नेट में भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। PM आवास योजना के तहत 70% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए, है ना। तो इस तरह से
जो फीमेल हैं इनके लिए काफ़ी काम किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में भी काफ़ी जो है इनके एनरोलमेंट हुए हैं। उसके बाद देखिए आधारभूत संरचना की बात करें तो बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय जो परिव्यय है 11.1% से बढ़ाकर कितना कर दिया है 11,111 करोड़ रुपए किया जाएगा। ठीक है, तो ये आंकड़े थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, वैसे एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना होगा 3.4% होगा, है ना, तो अभी बढ़ा दिया गया है। ये एक स्ट्रक्चर की बात की गई है इसमें। उसके बाद देखिए ग्रीन एनर्जी, इसको यहाँ पर इंग्लिश में भी दे दिया है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके यूजीसी नेट में सवाल आपके बन सकते हैं, क्योंकि अब जो अगला आएगा वो कब आएगा, आपका जुलाई में आएगा। परीक्षा कब होनी है, जून में होनी है ना। तो इस बीच जो भी एग्जाम है, ये नहीं कह रही हूँ कि आपके यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो ये कुछ टॉपिक्स तो आपको पता होने चाहिए कि अभी क्या चीज़ें नई चल रही हैं करंट से संबंधित। अब देखिए ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। मतलब यहाँ पे गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन कैपेसिटी की बात हो रही है, जो कि यहाँ पर 100 मीट्रिक टन है ना, और 2030 तक इसका लक्ष्य कितना है, 2030 तक यहाँ पर इसका लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के लिए सीएनजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, सीएनजी और पीएनजी यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए घरेलू उद्देश्यों के लिए, मतलब परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सीएनजी जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, और घरेलू उद्देश्यों के लिए पाइप जो है प्राकृतिक गैस पीएनजी है ना, पाइप नेचुरल गैस पीएनजी, और ये हो गई आपकी सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और उसके बाद सीबीजी क्या है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है ना। और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और घरेलू उद्देश्यों के लिए, है ना। तो इस तरह से ये हो गई आपकी सीएनजी और पीएनजी से संबंधित चीज़ें जो ग्रीन एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप लोग को समझ में आ गई और अब तक याद भी हो गया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ली हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आंकड़े हैं जिसको आप ढंग से पढ़िएगा, और ये क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये सारे आंकड़े आपके लिए ले लिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए बजट अनुमान की बात करें जो 2024-25 का है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको देख लेते हैं, बाकी आप पढ़िएगा अपने हिसाब से। 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है ना। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं ये आंकड़े, आपके आर्थिकी में जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद 2024-25 के दौरान प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये एक बजट अनुमान है ना, एस्टिमेट। तो उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट है आपका, यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री के भाषण के साथ प्रस्तुत वित्त वर्ष जो 2023-24 की राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी 7.3% बढ़ने का अनुमान है ना। तो जीडीपी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो राजकोषीय घाटा है ये कितना परसेंट अभी रह सकता है ना, 5.1%। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रीय आय के जो वास्तविक जीडीपी का अनुमान कितना होगा, 7.3% बढ़ने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय में वृद्धि की जा रही है, मतलब 11.1% से 11,11 करोड़ रुपए, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। परसेंटेज भी याद होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी परीक्षा के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैंने वो चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसे ही करंट अफेयर का पार्ट्स आपको जीएस के जो यूपीएचईएससी में आता है, एडवर्टीजमेंट 51 में जो होगा आपका अभी आने वाला है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कराती हूँ। पेपर 1 आपका यूजीसी नेट और सेकेंड पेपर एजुकेशन, है ना। तो इस तरह से एजुकेशन विषय से आप सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर सकते हैं मेरे साथ जोड़ के। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको आज समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल पे आप बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी आपके करंट में चल रही हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।